नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीपी की वैकेंसी आ चुकी है 60,244 पद। यूपी एसआई एएसआई की भर्ती आ चुकी है जिसमें 952 पद हैं और यूपी एसआई की भर्ती जिसमें 4,000 पोस्टें होंगी, वो भी भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम आज से यूपीपी विशेष हिंदी प्रैक्टिस सेट जो है आरंभ करने जा रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। आपको यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे एग्जामों में और आपको तरीका बताया जाएगा कि कैसे आपको एग्जामों में क्वेश्चन हल करना है। हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। 37 में 37 हिंदी जो है जिसके आ गए ना, उसके मैथ्स और जीएस में कम आएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको हिंदी और रीजनिंग पे ज्यादा जोर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपका भला हो। देखिए, पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है। देख लीजिए, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो आप ये जान लीजिए, यहां पर कारक की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कारक की। तो कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं। और कारक होते हैं 8 प्रकार के। कितने कारक होते हैं? 8 प्रकार के। इतना आप ध्यान रखना। संप्रदान कारक 1, संबंध कारक, अपादान कारक। मान लीजिए ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को और संबोधन फिर हमारा है अधिकरण। ठीक है, ये आपके हो गए 8 कारक, 4 ए और 4 ये। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अलग, जहां पर अलग शब्द आ जाए। ठीक है, देखिए अपादान, अपादान जो होता है ये होता है अलगाव की भावना से। अलगाव की भावना, जहां पर अपादान है तो समझ जाना वहां पर अलगाव की भावना होगी, अलग होने की प्रवृत्ति होगी। चाहे एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रहा हो, चाहे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो रहा हो। जैसे हमने कहा, एक मैं उदाहरण यहां पर दे रहा हूं अपादान कारक का, अलगाव, अलग होने की प्रवृत्ति। जैसे हमने कहा चूहा बिल से निकला, चूहा बिल से निकला। ठीक, तो आप समझ लीजिए चूहा बिल से बिल्कुल अलग हो गया। बिल से अलग हो गया तो यहां पर अपादान कारक होगा। या इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बता दूं, जैसे हमने कहा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखो, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। हमने कहा हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकल रही है। हमने कहा हम रोज घर से विद्यालय पढ़ने जाते हैं, घर से हम अलग हो रहे हैं। तो जहां पर अलगाव हो वहां पर अपादान कारक होता है। और करण कारक जहां पर से लगा हो, या आपको बता दें से लगा हो या कोई साधन का प्रयोग किया जाए, उसे हम कर्ण कारक बोलेंगे। जैसे कर्ण कारक के लिए हम कहते हैं कि हम कर्ण कारक के लिए कहेंगे, मतलब कुछ साधन का प्रयोग किया जाए। जैसे हमने कहा हम कलम से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। ठीक है, अब देख लो साधन का प्रयोग किया जा रहा है और उसमें साधन अपादान में नहीं होगा। संप्रदान के लिए संबंध का की के, कर्ता ने कर्म को, संबोधन है रे, अधिकरण में, पर, के, बीच, के, ऊपर, के, मध्य, ये सारी विभक्तियां होती हैं। इन विभक्तियों को आपको याद करना है। कारक, कारक से मैं आपको बता दूं, चाहे यूपीपी हो या यूपीएसआई हो, कारक से 1 नंबर आपका पक्का मिलेगा। और बहुत सरल टॉपिक है मेरे बच्चों, यहां से इसको खत्म करना। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ बढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल है। क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन संख्या 2, देख लीजिए। लिखा है, दशरथ के पुत्र राम ने
रावण को मारा इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? पहली बात, दशरथ के पुत्र, दशरथ के कर्ता ने कर्म को, ठीक। अब देखिए राम, कर्ता ने, ये आ गया, कर्ता ने, कर्ता ने, अब ये तो कर्ता कारक है, पक्का है, ठीक। रावण को, कर्ता ने कर्म को की विभक्ति आ गई तो कर्म कारक है, समझ रहे हो। अब दशरथ के, दशरथ के, का की के, मतलब संबंध कारक। और बता पुत्र, पुत्र के ना, पुत्र के आगे कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए इसमें से जो है, जो पुत्र है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कोई कारक का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 देख लीजिए। लिखा है क्वेश्चन संख्या 3, बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन है? तेल हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, मतलब प्राण, ऊंट और दर्शन, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। क्या? दर्शन, प्राण और ऊंट हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, और तेल ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, 4 देखिए इसमें क्या कहा गया है। 4 में लिखा है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर्वनाम के मेरे बच्चों जो है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। देखिए अगर इसकी हम बात करें, सॉरी, अगर इसकी हम बात करें तो सर्वनाम के भेद कितने होंगे? 6। देखिए जो सर्वनाम होता है, ध्यान रखना, जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम के कितने भेद होंगे? भेद होंगे इसके सर्वनाम के 6। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अगर पूछा जाए कुल सर्वनाम, अगर पूछा जाए कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो आप बताओगे कुल सर्वनाम होते हैं 11, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर्वनाम प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं, तो बताओगे 6। या पूछा जाए सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो बोलोगे 6। मतलब किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप आंसर जो है इसका देंगे, ठीक। जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है, समझ गया नहीं। और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पांचवा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक, ध्यान रखना। प्रश्नवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, और जो छठा हो गया वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। ये 6 सर्वनाम होते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, मैं अपने आप, अपने आप, अपने आप जो है वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में सर्वनाम जब कर्ता, जब कर्ता या लेखक स्वयं के विषय में बात करता है, जब कर्ता या लेखक स्वयं के विषय में बात करता है, खुद के विषय में बात करता है, तो समझ लो वहां पर जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। जब कर्ता स्वयं के विषय में बात करे तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर मैं आपसे कहूं, ये सेंटेंस लिखा है, मैं अपने आप, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। अब अभी आप देखना, वस्त्र साफ कर लेता हूं, ठीक है, देखो लेता हूं। अब देखो मैं अपने आप मतलब खुद के लिए काम कर रहा है। अगर मैं यहां पे, मैं अगर यहां पे बात कर लूं, ठीक है, यहां पे इसकी जगह अपने आप, मैं स्वयं वस्त्र साफ कर लेता हूं, मैं खुद वस्त्र साफ कर लेता हूं, मैं निज वस्त्र साफ कर लेता हूं, ठीक है, मैं स्वतः वस्त्र साफ कर लेता हूं। तो ये मैं अपने आप के लिए ही तो यूज कर रहा हूं।
तो ये वाले 1 2 3 4 5 ऐसे शब्द बने हैं जो आपको निजवाचक सर्वनाम में हमेशा वाक्य के बीच में यूज होंगे। इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं यूज होगा। और अपने आप वाला शब्द है, ये 90% आपको यूज होता दिखेगा। तो इसका ऑप्शन आपका निजवाचक सर्वनाम इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या ये थी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्वेश्चन संख्या 4 थी ये। ठीक, अब क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन संख्या 5 क्या कह रही है, इसको भी देख लो। लिखा है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक उदाहरण होता है। अभी हमने आपको सर्वनाम बताया, तो एक इसमें सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसमें मेरे बच्चों। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, होता है उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। इसे या हम कहेंगे प्रथम पुरुष। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं प्रथम पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य या प्रथम पुरुष। तो उत्तम पुरुष पूछा गया है तो इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, बी वाला राइट आंसर होगा। अब उत्तम पुरुष मतलब, उत्तम पुरुष क्या होता है? जो कहता है। ठीक है, और मध्यम पुरुष जिससे कहते हैं, जिससे कहते हैं। ठीक है, और अन्य जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है। अब देखो उत्तम में मैं कहूंगा, मैं और हम इसमें आएगा, तू तुम आएगा, और इसमें यह और वह आएगा। ठीक, जैसे आप समझ लीजिए कि मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, देखो मैं और हम ये उत्तम में आएगा। हमने कहा राम सुरेश कहाँ गया, तो मैं कह रहा हूं उत्तम में, राम से कह रहा हूं तू तुम मध्यम में, सुरेश के विषय में कह रहा हूं तो वो आपका अन्य में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए। 6, क्वेश्चन संख्या 6, बहुत बढ़िया है भाई, लाओ जल्दी से। चलिए आ गया क्वेश्चन संख्या 6 के विषय में। देखिए 6 क्या कहता है, लिखा है आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या है? तो इसमें है गुड़ के विपरीत नाम। इसका ये अर्थ है गुड़ के विपरीत नाम। ठीक है, 8 नंबर पे बढ़ेंगे हम लोग, 7 नंबर पे बढ़ेंगे। ठीक है, ये 7 नंबर है, ध्यान रखना, 7 नंबर। अब 7 नंबर क्या कहता है, खग जाने खग की भाषा लोकत्य का उचित अर्थ क्या है। खग जाने खग की भाषा लोकत्य का अर्थ क्या है? इसका है कि पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा ना जानना। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, सामान्य प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 8 पे आएंगे। 8 पे देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 8, हम प्रत्येक लेसन से एक एक प्रश्न लिए हैं, और आपको पता है यूपीपी यूपीएसआई में प्रत्येक लेसन से एक प्रश्न आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 8 इसको भी देख लो। देखिए कह रहा है जो है अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अच्छा, अली मिस होता है भंवरा, और अली मिस क्या होता है? सखी होता है। तो बी इज राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका सही ऑप्शन है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। 9 नंबर पे बढ़ते हैं, देख लो 9 नंबर क्या कहता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी आ चुका है, आ चुका है भाई, लाओ इसको जल्दी से। चलिए 9 नंबर देखिए क्या कहता है, इसको भी देख लो। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। अच्छा, अंकमित गोद भी होता है, अंकमित संख्या भी होता है, अंकमित चिन्ह भी होता है, अंकमित अंग नहीं होता है। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। अंग जो है अंक का मतलब नहीं होता है। चलिए 10 नंबर पे हम लोग आते हैं।
10 नंबर देखिए प्रचक्षु के लिए वाक्यांश। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर कहता है कि प्रज्ञाचक्षु, प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें जो है यूज करना है। इसका अर्थ क्या होगा, चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है बी है, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे हम प्रज्ञा चक्षु के नाम से जानते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या है लिखा है। देखिए 11 नंबर, 11 नंबर देख लीजिए, लिखा है कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब कमल का पर्यायवाची इंद्रस भी होता है, कमल का पर्यायवाची उत्पल भी होता है, कमल का पर्यायवाची ताम्रस भी होता है, वसन कमल का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 देख लीजिए। 12 क्या कहता है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या है। 12 नंबर, प्रसारण का विलोम शब्द क्या है, प्रतिपादन है। 12 नंबर, प्रतिपादन नहीं है, आरक्षण भी नहीं है, संदर्शन भी नहीं है। प्रसारण का विलोम शब्द होता है आकुंचन। ठीक है, क्या होता है, आकुंचन। चलिए क्वेश्चन संख्या 13 पे बढ़ते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 13, क्वेश्चन संख्या 13 है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द आपको पता करना है। देखो ये जो टॉपिक है वो शब्द से है रूढ़। क्वेश्चन संख्या आपका 13 देखिए, क्वेश्चन संख्या 13। अब इसमें जो है आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, ठीक है। लिखा है रूढ़ शब्द क्या है, तो मैं आपको बता दूं, शब्द जो ये हमारा टॉपिक होता है, शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला है, ठीक है, वो है रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द। ठीक, और जो दूसरा है वो है अर्थ के आधार पर शब्द, दूसरा अर्थ के आधार पर शब्द, और तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, और जो चौथा है वो है रूपांतरण के आधार पर शब्द, रूपांतरण के आधार पर शब्द। ठीक, अब इसमें मैं एक चीज आपको जो बताना चाहता हूं वो देख लो। जो अर्थ के, जो रचना के आधार पर शब्द होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है योगारूढ़ शब्द, और एक होता है यौगिक शब्द। ठीक, ये 3 प्रकार के शब्द रचना के आधार पर होते हैं। देखिए रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको अगर बीच से खंड कर दें तो वो सार्थक खंडों में ना बटे, सार्थक खंडों में ना बटे, इनका विशेष अर्थ जरूर होता होगा परंपरागत रूप से, वो होते हैं रूढ़ शब्द। मतलब ऐसे शब्द जिसको बीच से खंड करें तो सार्थक खंडों में ना विभक्त हो। चलिए अब इसमें खंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको भी समझ लो, योगारूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हमें नया अर्थ पता चले। योगारूढ़, जैसे हमने कहा मुरलीधर, तो मुरली को कौन धारण करता है, श्री कृष्ण। दशानन आपका रावण। ऐसे यौगिक वे शब्द होते हैं, यौगिक वे शब्द होते हैं जिनको अगर बीच से खंड कर दें तो 2 सार्थक खंड बन जाए। जैसे हमने कहा पाठशाला, अब देखो हम 2 खंड कर दिए तो इधर भी अर्थ समझ में आ रहा है, इधर भी समझ में आ रहा है। तो अगर हम नाक का हम बीच से 2 कर रहे हैं, ना का, ना का मतलब कुछ नहीं, का मतलब कुछ नहीं, तो इसका मतलब कोई सार्थक खंड नहीं बन रहा। जब कोई सार्थक खंड नहीं बनेगा तो वो रूढ़ शब्द होगा। और लंबोदर देखो, लंबोदर देख लो भाई, लंबोदर का मतलब क्या होता है, जिसका लंबा उदर है, गणेश, इसका नया अर्थ निकल रहा, तो जिसका नया अर्थ निकलेगा वो क्या हो जाएगा भैया, जिसका नया अर्थ निकलेगा वो तो आपका जो है योगारूढ़ हो जाएगा। ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़ और प्लस सवार 2 निकल रहे हैं तो वो यौगिक हो जाएगा। दूध वाला 2 निकल रहे हैं, 1 2, ठीक, तो वो
यौगिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। 14 की तरफ देख लीजिए, लिखा है क्वेश्चन संख्या, लिखा है 14 नंबर, देख लो 14 नंबर लिखा है कि गंगा तट, कौन सा तट है? गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? मतलब गंगा तट में कौन सा समास है, ठीक आपको बताना है। अब देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, अव्ययीभाव समास, अगर सबसे पहले पूछे समास के कितने भेद हैं, तो आप बताओगे 6। क्या बताओगे? 6 भेद हैं, ठीक है। चलो इसमें एक तो बहुब्री बहुब्री है, इसमें नहीं है, तो पांचवा जो हो जाएगा वो बहुब्री होगा, ठीक, बहुब्री होगा। और इसका एक छठा भी समास होता है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा द्विगु। कौन सा होगा? द्विगु समास। ये 6 समास हो गए, ठीक, ये 6 समास हो गए। अब एक चीज ध्यान कर लो कि हमने पूछा है गंगा तट, अगर इसको तोड़ते हैं तो निकलता है गंगा का तट, गंगा का तट। और जो का है, जो का संबंध, देखिए जो कारक है, कारक से पूरा तत्पुरुष समास होगा। अगर कारक समझ में आता है तो तत्पुरुष समास आप कर ले जाओगे। तो गंगा का तट, का किसमें आता है? संबंध का की के, तो ये संबंध तत्पुरुष समास में चला जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अविभाव में उपसर्ग लगा होता है, सबसे पहले अविभाव में उपसर्ग लगा होता है प्रत्येक उदाहरण में। द्वंद्व समास में बीच में डैश लगा होता है, जैसे हमने कहा कि भाई बहन। अब देख लो इस डैश के साथ एक चीज और ध्यान रखना, विपरीतार्थक शब्द होंगे, ठीक है, तभी होगा विपरीतार्थक शब्द, मतलब विलोम शब्द होंगे और बीच में डैश लगा होगा, तभी आपका द्वंद्व समास होगा। कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, उपसर्ग लगा होता है, जैसे हमने कहा प्रतिदिन, ठीक, तो देख लो प्रति उपसर्ग, मतलब अव्ययभाव समास में प्रत्येक उदाहरण में आपको उपसर्ग लगा मिलेगा। और तत्पुरुष समास पूरा कारक पे आपका अनिर्भर है। चलिए क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ देखते हैं। 15 की तरफ देखते हैं क्या बोलता है, देखिए लिखा है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जब ओ की मात्रा होती है, ये ओ की मात्रा जब दूसरे नंबर पे होती है मेरे बच्चों, पहचान लो, बहुत जरूरी है। देखिए दूसरे नंबर पर ओ की मात्रा है, ये है कि नहीं? जब दूसरे नंबर पे ओ की मात्रा है, वो इतना ध्यान रखना, ठीक, तो क्या होता है, ये जो ओ होता है, ये वाला ओ होता है, ये विसर्ग में बदल जाता है। तो मन तो हम ऐसे लिख लिया, ठीक है, मन तो हम ऐसे लिख लिया, इसके बाद जो ओ की मात्रा है, मन तो हमने लिख लिया, इसके बाद जो ओ की मात्रा है ये विसर्ग बन जाती है। क्या? विसर्ग। मनः धन विज्ञान। अब जब विसर्ग हो गया तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी? विसर्ग संधि, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जैसे देख लो, हमने कहा तपोबल, क्या कहा? तपोबल। अब भैया ओ है तो ओ को विसर्ग बदल दो, तपादन बल, मनोबल, मनाधन बल, है कि नहीं? ऐसे चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब देखो दीर्घ संधि कैसे पहचानोगे? दीर्घ संधि में जब बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा उ आ जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। कैसे? ये भी देख लो, जैसे हमने कहा विद्यालय, कहा, अब देखो बड़ा की मात्रा है। अब जैसे हमने कहा कवीस, देखो बड़ी की मात्रा है। जैसे हमने कहा भानुदय, देखो बड़ा की मात्रा है। बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो दीर्घ संधि होगी, विसर्ग बता दिया है। और यण संधि में, ठीक है,
ध्यान रखना, जब कभी आधा मात्रा आता है तो वो यण संधि हो जाती है। जैसे हमने कहा अत्याचार, अब आधा मात्रा आ गया, दूसरे नंबर पे आधा मात्रा आ जाए तो यण संधि होगी, आधा मात्रा आता है तो यण संधि होगी। जैसे हमने कहा अभ्युदय, देखो आधा मात्रा। अच्छा, अब इसमें जो देखो, ये दीर्घ संधि है, ये विसर्ग संधि है, ये यण संधि है। एक चीज और, गुण संधि कभी आ जाती है, गुण संधि पहचानना। तो जब ऊपर एक मात्रा रहता है तो वो गुण संधि हो जाती है। जैसे हमने कहा रमेश, तो ऊपर हमने कहा गणेश, ऊपर एक मात्रा हो तो गुण संधि, अगर ऊपर दो मात्रा हो तो वृद्धि संधि हो जाएगी। कैसे? जैसे हमने कहा सदैव, दो मात्रा ऊपर, जैसे हमने कहा तथैव, दो मात्रा ऊपर। तो इस प्रकार आप जो है संधियों को पहचानेंगे, ठीक है। इसका डीपली वीडियो मैं आपको बता दूंगा, संधि पर जो है बना दूंगा, ठीक है। आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइक शेयर करिए अगर समझ में आ गया हो, और नहीं समझ में आया है तो आगे और फिर से समझना, ठीक है। और आपको लगभग लगभग डेली आपको जो है यूपीपी विशेष पर जो है और यूपीएसआई पर जो है हिंदी के वीडियो आपको जरूर मिलेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा कमेंट करिए, और फिर कल मिलेंगे फिर से दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।